बच्चों, आज हम लोग हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से मध्य स्वर कौन-सा है? इसमें पहले आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। जिससे आप अपने को जाँचेंगे कि हम कितना सही हैं। चलिए, निम्न में से मध्य स्वर कौन-सा है? देखिए बच्चों, इसमें पहला इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, अ। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी, अ। बच्चों, अ जो होता है, यह मध्य स्वर के अंतर्गत आता है और मध्य स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है और वह बस केवल एक ही होता है और वह होता है अ। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है जिसका नाम है अ, जो है अ। चल तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? तो बताएं बच्चों इसको। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या होता है? अक्षरात्मक लिपि। अब बच्चों, अक्षरात्मक लिपि होती क्या है? ऐसी लिपि जिसको अगर हम लिखें तो जो उसके ऊपर मात्रा लगती है वो उसी के ऊपर लगेगी। जैसे अगर आपको की लिखना है तो आप क पे ही तो ई की मात्रा लगाएंगे, न कि अलग-अलग लिखेंगे। लेकिन अगर जो वर्णात्मक भाषा होती है, उसमें अगर हमको की लिखना है तो के अलग और उसकी मात्रा अलग। जैसे की लिखना है तो के और आई, हमने क्या किया? अलग-अलग लिखा। अब भाई के ऊपर आई तो लिखेंगे नहीं, नहीं लिखा जा सकता है, ये तो नियम कहीं है नहीं। लेकिन हिंदी में अगर की लिखना है या कोई भी मात्रा कु लिखना है, के लिखना है, तो जो भी लिखना होगा हम क के ऊपर ही लिखेंगे। क के ऊपर या क के नीचे क से जोड़ कर ही लिखेंगे। तो जो जोड़ कर लिखी जाती है भाषा, वह अक्षरात्मक भाषा के लिपि के अंतर्गत, वह लिपि जो होती है, वह अक्षरात्मक के अंतर्गत आती है और वर्णात्मक के अंदर जो अलग लिखी जाती है। अगर के लिखना है तो हम, अगर इंग्लिश में के लिखना होगा तो के और ई लिखेंगे, लेकिन हिंदी में के लिखना होगा तो क और क पे फिर ए लिखेंगे, मतलब जोड़ कर लिखेंगे। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, अक्षरात्मक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। अब यह पूछा जाए कैसा वाक्य है? यह बच्चों रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिसमें जो पहला सरल वाक्य होता है, यह एक सिंपल सरल वाक्य होता है और इसमें न तो कोई किसी प्रकार का जोड़ होता है, न कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होती है। यह एक सिंपल सरल सा वाक्य होता है। तो यह जो वाक्य दिया गया है बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या है? सरल वाक्य। कैसे? संतोष से बढ़कर सुख नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है, न किसी वाक्य को कोई वाक्य इनको जोड़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरल वाक्य। प्रश्न 4, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कौन सा वाक्य है? बताएं बच्चों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य। अब बच्चों, मिश्र वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे एक वाक्य में, इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि तुलसीदास ने कहा है। अब क्या कहा है? इसका मतलब कुछ आगे बात अभी बाकी है, तभी तो कहा है। क्या कहा है? इसका मतलब अगर कोई हम कहें कि मुझे जाना है, या मैं कहूँ कि मुझे कहना है, तो कोई पूछेगा क्या कहना है? इसका मतलब हमको भी कोई वाक्य इससे जोड़ के बोलना है। तो जब कोई वाक्य हम जोड़ के भी बोलें, या ऐसा वाक्य आप देखें जहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य में आश्रित हो, जैसे तुलसीदास ने कहा। अब क्या कहा? इसका मतलब कोई बात अभी बाकी है।
तो क्या वाक्य है? उन्होंने बताया कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो वह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। प्रश्न 5, साम, दाम, दंड और भेद में बच्चों साम का क्या अर्थ है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आप उत्तर का चयन करेंगे और सभी लोग अपन एक कलम और कॉपी ले लेंगे, जिसमें अपने उस उत्तर को लिखेंगे और देखेंगे अपने को कि हमने कितना सही किया। 15 प्रश्न में हमने कितना प्रश्न सही किया। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी। साम का मतलब फुसलाकर। जिसमें अब चारों का हम अर्थ जानेंगे। साम का मतलब होता है फुसलाकर। दाम का अर्थ क्या होता है बच्चों? घूस देकर। दंड का अर्थ बल का प्रयोग करके। और भेद का अर्थ होता है फूट डालकर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? फुसलाकर। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे। जिसमें बच्चों मिलते जुलते शब्द होते हैं। इसमें आप शुद्ध शब्दों का क्या करते हैं? चयन करते हैं कि देखते हैं शुद्ध शब्द इसमें है कौन। तो इसका जो सही शब्द है, शुद्ध शब्द, वो ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन बी। यह है आपका ऑप्शन बी, जी। और फिर उसके बाद ज के बाद बड़ी को होता है जी, जी विषा, जिसका अर्थ होता है जीने की इच्छा या जीने की चाह। जिसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर। स्नेह सिक्त शब्द का विलोम चुनना है। स्नेह सिक्त का उल्टा बताना है। तो इसका बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्नेह रिक्त। अब स्नेह सिक्त का अर्थ क्या होता है? स्नेह सिक्त का अर्थ होता है, सिक्त का मतलब होता है बच्चों सींचा हुआ, और स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। जो प्रेम से सींचा हुआ हो या जो प्रेम से भरा हुआ हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो प्रेम से खाली हो। तो रिक्त का मतलब खाली, जैसे आप सुनेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति, जो खाली स्थान उसको भरना है। तो स्नेह रिक्त मतलब जो प्रेम से खाली हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब लोग आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न, वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे। समानार्थी शब्द पूरा नहीं है। इसमें आपका सही उत्तर होगा, बताएं बच्चों, जिसमें सही उत्तर होगा दाड़िम प्रिय। अब दाड़िम प्रिय किसे कहते हैं? पहले बात जानिए वायस क्या होता है। वायस किसको कहते हैं? वायस बच्चों कहते हैं कौवे को। जो कौवा होता है उसका पर्यायवाची शब्द है वायस। जिसमें कि आप 3 ऑप्शन, जो काग, एकाक्ष और काक, यह तीनों शब्द कौवा का पर्यायवाची के रूप में आप प्रयोग में देखते हैं। जिसमें दाड़िम प्रिय शब्द का अर्थ होता है क्या? तोता। जो कि कौवे का पर्यायवाची नहीं है। तोता अलग, कौवा अलग है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दाड़िम प्रिय। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 के पास। दंतायुध का समानार्थी शब्द है। बताएं बच्चों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वरा। अब जानिए दंतायुध कहते किसे हैं। बच्चों यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है। दंत धन आयुध। दंत धन आयुध, अगर इसकी संधि करेंगे तो दंत धन आयुध। दंत का मतलब आप जानते हैं दांत, और आयुध का मतलब होता है हथियार। और यह जो संधि की अगर हम बात करेंगे कि दंतायुध कौन सी संधि है, तो इसको बच्चों आप कोशिश करेंगे करने का। तो दंत धन आयुध, अ धन आ, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आ। तो यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। जिसमें दंतायुध, दंत धन आयुध, दंत का अर्थ होता है दांत, आयुध का अर्थ होता है हथियार। तो ऐसा जिसका दांत ही हथियार हो,
ऐसा कोई बताइए जानवर जिसका दांत ही हथियार हो, जो दांत से युद्ध करता हो, जिसका हथियार दांत हो। तो जिसका सही उत्तर है वराह। अब बच्चों वराह किसे कहते हैं? वराह जो शब्द है यह सुअर के लिए प्रयोग किया जाता है। जो जंगली सुअर होता है वह वराह कहा जाता है उसको, जिसका अर्थ होता है सुअर। और यह जो युद्ध करता है, जो इसका हथियार है वह है दांत। इसमें एक शब्द आया शेर। शेर जो है यह दांत से युद्ध नहीं करता है, यह अपने नाखून से युद्ध करता है। तो इसलिए इसको नखा युद्ध कहा जाता है। अगर यहीं पर दंता युद्ध की जगह नखा युद्ध होता तब आपका सही उत्तर हो जाता शेर। क्योंकि अब लिखा है दंता युद्ध, भाई जो जिसका दांत का हथियार हो, जो दांत से अपना युद्ध करता हो, तो उस हिसाब से तो हम इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वराह। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न पे। तुरंगी, तुरंगी का समानार्थी है, ना समझेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, घुड़ सवार। घुड़ सवार। तुरंग मतलब आप लोग जानते हैं कि तुरंग मतलब होता है घोड़ा। तो मतलब घोड़ा, और यहाँ पे लिखा है तुरंगी मतलब घोड़े को चलाने वाला। तो घोड़े को चलाने वाले को क्या कहते हैं हम? घुड़ सवार। यहाँ पे 3 शब्द है, घुड़सार, घुड़सार, घुड़साल और अस्तबल। ये तीनों शब्द जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है उससे यहाँ पे वह संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घुड़ सवार। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। सफलता न मिलने पर, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होने को हम क्या कहते हैं? जब हमको सफलता नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षोभ। जब हमको सफलता नहीं मिलती बच्चों तब हमको क्षोभ होता है। इसमें एक शब्द है उत्थान। उत्थान जिसका कोई मतलब नहीं, उत्थान का मतलब आगे बढ़ना। तो सफलता नहीं मिले तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे? ये दुखी होना उसका अर्थ हो नहीं पाएगा। बच्चों यहाँ पर 3 शब्द है, पीड़ा, दुख और क्षोभ। तो इसमें अब तीनों में अंतर है। पीड़ा जो शब्द है यह हमको जो मानसिक शारीरिक, जैसे कष्ट से बच्चों 2 प्रकार का होता है, मानसिक शारीरिक कुछ, और कुछ कष्ट हमको समाज से भी होता है। तो पीड़ा जो होता है यह शारीरिक कष्ट, जैसे हमको अगर सर में दर्द हो रहा है, सर में पीड़ा है, तो जो पीड़ा शब्द है यह शारीरिक होता है। दुख जो है यह मानसिक होता है। और क्षोभ जो होता है यह हमको सफलता न मिलने पे जो दुख होता है उसको बच्चों क्षोभ कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ। अगला प्रश्न, लेख की नकल को हम क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प बताएंगे आप लोग। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रतिलिपि। जैसे कि कोई लेख है, कहीं कुछ लिखा है, कोई कागज पे कुछ लिखा है, तो जो हम लोग उसके नकल करते हैं, उसको एक छाप लेते हैं ना, जैसे कहते हैं इसकी 2 कॉपी करवा दीजिए, इसको फोटो कॉपी करवा दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं? भिजवा देते हैं। तो जो लेख की नकल होती है उसी को बच्चों क्या कहा जाता है? प्रतिलिपि। हस्तलिपि क्या होता है? जो हाथ से लिखी गई लिपि होती है। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिलिपि। लेख की नकल को क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। अगला शब्द है संधि। अब संधि शब्द क्या है? कैसा शब्द है? यह देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है, क्या है? बताएं बच्चों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह संधि जो शब्द है, हिंदी में संधि आप ये अभ्यास भी करते हैं, तो संधि शब्द जो है इसका अर्थ होता है जो जोड़ना होता है। ठीक, तो जोड़ना तोड़ना संधि किया जाता है, जिसमें हमको बड़ा बताया जाता है कि संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है। तो जो संधि शब्द है, संधि
शब्द है यह तत्सम का शब्द है। और अगर पूछा जाए संधि का तद्भव क्या होगा, तो संधि का तद्भव होता है सेंध। संधि का तद्भव जो होता है वह होता है सेंध, और इसका तत्सम होता है सेंध का संधि। तो संधि जो शब्द है यह तत्सम का शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्सम। अब लोग आगे बढ़ेंगे। अधोरेखा चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह वैसे तो बहुत है, लेकिन 20 विराम चिन्ह का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अधोरेखा चिन्ह, यहाँ पर पूछा गया कि अधोरेखा चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द से पहले, शब्द के बाद, शब्द के नीचे, शब्द के ऊपर। तो बच्चों अधोरेखा जो शब्द है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे तो आपको कुछ परेशानी ही नहीं होगी। अधोरेखा, अधो का मतलब होता है नीचे, और रेखा का मतलब रेखा। भाई रेखा का अर्थ रेखा, और अधो का मतलब नीचे। ऐसी रेखा जो नीचे लगाई जाती है उसी तो अधोरेखा कहेंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा शब्द के नीचे, शब्द के नीचे, ऑप्शन सी। अधोरेखा चिन्ह को जब हम लगाते हैं बच्चों, यह किसी शब्द या वाक्य या पद, उपवाक्य को ही क्या करता है, यह हाईलाइट करता है, जिससे उसको दिखाया जाता है कि यह शब्द वाक्य में यह महत्वपूर्ण शब्द है, और यह शब्दों के नीचे लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? शब्दों के नीचे। अगला प्रश्न है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। इस समय तो बच्चों आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या सही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रति। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रति। आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या होता है? जो कोई मूल शब्द होगा उसके क्या लगेगा? आगे लगता है। जो आगे लगता है उसको उपसर्ग, और वही किस मूल शब्द के जब वो पीछे लगता है, बाद में लगता है, तो वह प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पे जो शब्द है प्रत्याशा, जब इसको अलग अलग करेंगे तो प्रतिधन आशा, तो आशा शब्द में प्रति जुड़ा। अगर हम संधि विच्छेद की बात करेंगे इसका, तो प्रति धनाशा, अगर पूछे कौन सी संधि है, यहाँ पे दोनों चीज हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। अगर हम प्रत्याशा का संधि विच्छेद करें बच्चों, तो प्रतिधन आशा। अगर हम पूछे आपसे कौन सी संधि है, तो बताइए प्रतिधन आशा। ई जो है प्रति में, जो ई है धन आशा प्रत्याशा, तो यह आशा है प्रत्याशा। तो प्रति जो है यहाँ पे उपसर्ग है। जब हमें पूछे प्रत्याशा में संधि विच्छेद, तो प्रति धनाशा, अगर पूछे कौन सी संधि है, तो संधि आपका स्वसंधि के अंतर्गत ईयर संधि आएगा। अब चूंकि यहाँ पे संधि तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है उपसर्ग, तो जो भाई आशा शब्द है इसके पहले जुड़ा है प्रति, तो प्रति इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? 15 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।